हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 6 नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमें स्टार्ट करना है एयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक मल्टी लेयर का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और बिल्कुल प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारे अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, तो अर्थ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रख रहा है और चारों तरफ उसके वो कवर्ड है, बिल्कुल एक लेयर की तरह कवर कर रखा है और जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो मल्टी लेयर, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव एनवेलप, मल्टी लेयर, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव एनवेलप। ठीक है, बिल्कुल एनवेलप की तरह अर्थ को सराउंड करके रखता है। ठीक है, तो ये होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्स 78%। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, जो है 20%। ठीक है, उसके बाद है आर्गन। आर्गन है 0.9%। ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे कम अमाउंट में है 0.003। ठीक है, इतना सा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। उसके अलावा हीलियम, ठीक है, एनी एंड ये कुछ दूसरी गैसेस हैं जो कि थोड़े बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मल्टी लेयर है, बहुत सारी लेयर का बना हुआ होता है, सिंगल लेयर का एटमॉस्फेयर नहीं है हमारा, बहुत सारी लेयर का है। ट्रांसपेरेंट होता है, अभी हमारे आसपास सब जगह एटमॉस्फेयर कवरिंग प्रेजेंट है पर हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, प्रोटेक्टिव है, हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है। और कुछ ये गैसेज हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट जोन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट जोन कौन सी है? जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बोला कि जो एटमॉस्फेयर है वो मल्टी लेयर है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। तो जो सबसे नीचे जिसमें हमें दिखाई देते हैं कि जो बादल बनते हैं, जहाँ पर जिस लेयर में बादल रहते हैं, वो जो लेयर होती है दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो लेयर है बिल्कुल जहाँ पर यहाँ पर सारे जितने भी क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं यहाँ पर अकर होते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक इवेंट्स पूरे यहाँ पर होते हैं। इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, जस्ट ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर वाली लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अभी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर, हमारे अर्थ की प्रोटेक्टिव लेयर, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट है। तो इस जगह पर जो टेम्परेचर होता है वो हाइट के हिसाब से इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर वाली जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के
अगेन ऊपर वाली एक और लेयर आएगी जो है मीजोस्फीयर, ठीक है। ये जो मीजोस्फीयर लेयर है, इस मीजोस्फीयर लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गई 3 लेयर। उसके बाद जो लास्ट टॉप मोस्ट लेयर है वो है आइनोस्फीयर, ठीक है। आइनोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। तो ये डिफरेंट जोन है एटमॉस्फेयर के। सबसे नीचे वाला होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाला, जस्ट इन द सेंस कम से कम वहाँ पर जो गैप है वो 50 किलोमीटर्स का हाई रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स का रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। फिर उसके बाद आएगा मीजोस्फेयर लेयर और उसके बाद आएंगे आइनोस्फेयर लेयर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की जो कि मिलाकर हमें हमारे अर्थ को कवर करके रखती है, एनवेलप की तरह कवर करके रखती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। अब डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेयर का रोल क्या है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर क्या रोल निभा रही है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास, ये क्या कर रहा है, एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। हम सब भी मूव कर रहे हैं, लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो आसमान में उड़ती हैं, ठीक है। तो वो उड़ने के लिए क्या है, एक मीडियम है। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, ठीक है। जितने भी हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जो अल्ट्रा वायलेट रेड्स सन से आ रहे हैं, से बाहर से आ रहे हैं हमारे अर्थ की तरफ, उनसे लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन required for various metabolic activity, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मेटाबॉलिकली, वहाँ पर यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सबको पता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर यूज़ हो रहा है, नाइट्रोजन भी यूज़ होता है और प्लांट्स के अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स एंड द पोलन ग्रेन, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होते हैं, अपने पॉलिनेशन अपन ने पढ़ा है, पॉलिनेशन में क्या होता है, बर्ड के थ्रू, एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स इधर से उधर मूव करते हैं। तो उसके लिए भी डिस्पर्सल कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ, ठीक है।
तो इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे रोल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए प्ले करता है, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सबको गैसेस की ज़रूरत होती है। तो सब गैसेस कहाँ से आती हैं? सब एटमॉस्फेयर से आती हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है वो एक तरीके से क्लाइमेटिक कंट्रोल में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंट्रोल में किस तरीके से हेल्प करता है? ठीक है, जितने भी कवरिंग है, अर्थ की जो कवरिंग है, तो अर्थ की कवरिंग क्या कर रही है? अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। तो क्या एक्ट करता है? एक्ट एज अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की तरह, बिल्कुल चादर की तरह अर्थ को ओढ़ के रखा है इन गैसेस ने, इन एटमॉस्फेयर ने, जो कि हमें हमारे टेम्परेचर को, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये तो वही बात एटमॉस्फेयर की। अब स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। चलो, अब पॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी एटमॉस्फेयर में अनवांटेड क्वालिटीज़ या अनडिजायरेबल क्वांटिटी अगर ऐड होती है किसी भी चीज़ की, तो वो कैसे भी ऐड हो, नेचुरली ऐड हो या मैन मेड ऐड हो, तो उसको क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ पॉल्यूशन? पॉल्यूशन द प्रोसेस बाय विच ठीक है, pollution it is a process by which certain unwanted substance ठीक है, unwanted substance get introduced into the environment, ठीक है। तो अनवांटेड सब्सटेंस गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट, जिन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत हार्मफुल है, अगर वो एनवायरनमेंट में ऐड हो रही है तो उनको कहते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। और द एजेंट दैट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट आर नोन एज पोल्यूटेंट्स, ठीक है। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द एजेंट्स दैट pollute जो एजेंट एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं उनको कहते हैं पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो जो कुछ भी हो सकता है एजेंट्स में, पोल्यूटेंट्स के एजेंट कुछ भी हो सकते हैं, और पोल्यूशन जो है वो किसी से भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके के पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, नंबर 1 प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड नंबर 2 सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में जैसे बने थे वैसे के वैसे ही इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जिस फॉर्म में बने थे उसी फॉर्म में एनवायरनमेंट में रहेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे और ये हो जाते हैं लेस टॉक्सिक, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर क्या होता है? वो बनते हैं फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट, और ये
ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, पॉल्यूटेंट पढ़ा हमने। पॉल्यूटेंट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि जैसे बने थे वैसे के वैसे ही इन्वायरमेंट में हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि प्राइमरी से ही कन्वर्ट होकर सेकेंडरी बन जाते हैं, उनमें कुछ कन्वर्जन हो जाता है, वेपर ऐड हो गई या कुछ और चीज़ का रिएक्शन वहाँ पे हो गया, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन गए और अब वो और ज़्यादा हार्मफुल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन जैसे कि हमने पढ़ा कि अनडिजायरेबल क्वांटिटी, अनवांटेड मटेरियल्स अगर ऐड हो रहे हैं तो उनको कहेंगे हम पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होगा, जब एयर में ये सारी चीज़ें ऐड होने लगेंगी, अनडिजायरेबल अनवांटेड चीज़ें एयर में ऐड होने लगेंगी, तो वो होगा एयर पोल्यूशन। तो प्रेजेंस ऑफ द केमिकल इन एटमॉस्फेयर, presence of a chemical in atmosphere in undesirable quantities ठीक है, in undesirable quantities and duration harmful to the human health। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ के लिए अनडिजायरेबल क्वांटिटीज़ जितनी एयर में ऐड होंगी उसे कहते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, गैशियस से भी हो सकता है, गैसेस से भी हो सकता है एयर पोल्यूशन, या अनडिजायरेबल क्वांटिटी या अनडिजायरेबल गैस अगर एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही है तो गैसेस से भी हो सकता है। दूसरा पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर के अंदर जैसे कि कोई से भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर जैसे कि स्मोक पार्टिकल्स है, फॉग पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स अगर एटमॉस्फेयर में गैस में ऐड हो रहे हैं तो वो पार्टिकुलेट मैटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैसेस के अंदर तो गैस हो सकती है, वेपर्स हो सकते हैं या वॉलेटाइल सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है, और जो पार्टिकुलेट में है डस्ट पार्टिकल्स हैं, कार्बन पार्टिकल्स हैं, ऐश पार्टिकल्स हैं, ये सब यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है गैसेस के एयर पोल्यूशन का इंट्रो। अब स्टार्ट करते हैं जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो मेजर एयर पोल्यूटेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ऐड हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन, हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सीजन से पहले
कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा तो ऑक्सीजन के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लंग कैंसर कॉज करते हैं। तीसरा है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एथाइलिन के बारे में। ठीक है, एथाइलिन में क्या होता है, ठीक है। तो इथाइलिन में क्या होता है, इथाइलिन एक प्लांट का गैशियस हार्मोन होता है, तो जिसकी वजह से प्लांट की जो लीव्स हैं वो जल्दी जल्दी फॉल ऑफ हो जाती हैं। तो पेड़ के पत्ते बिन मौसम गिरते रहते हैं, झड़ने लग जाते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इथाइलिन। ठीक है, तो ये इथाइलिन ने किया है। ठीक है, बिन मौसम पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट कर लेते हैं वाटर के साथ और फिर एसिड रेन की फॉर्म में नीचे वापस से गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं मेजर एयर पोल्यूटेंट्स जिनके अफेक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक और है यहाँ पर स्मोक। ठीक है, स्मोक प्रोड्यूस होती है फैक्ट्रीज में से, इंडस्ट्रीज में से, और इनकी वजह से सेम वही पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, इनके पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं लाइकन्स एंड मॉसेस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी पोल्यूशन इंक्रीज होगा वहाँ पर लाइकन्स और मॉसेस जो हैं वो ग्रो नहीं होते हैं। तो ये एक तरीके से इंडिकेटर्स हो जाते हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद है 6th यहाँ पर एरोसोल्स। ठीक है, तो एरोसोल्स क्या करते हैं, एरोसोल्स की वजह से CFCs जो हैं वो एरोसोल्स में आते हैं और इनकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हैं कुछ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को कम करता है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन लंग कैंसर्स कॉज करता है। इथाइलिन प्लांट के जो पत्ते झड़ते हैं उनका अर्ली फॉल ऑफ कर देता है या विद सीजन, बिना सीजन के फॉल ऑफ हो जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। स्मोक जो है वो, स्मोक्स की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, और एरोसोल की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो थे प्राइमरी। अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। ठीक है, सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या सेकेंडरी इफेक्ट कॉज करा रहा है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, देखो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के अराउंड प्रेजेंट है। सन से जो रेडिएशंस आते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से वो जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो अर्थ के अंदर आती हैं और यहीं ट्रैप हो जाती हैं, वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर यही होता है। और इसकी जो मेजर गैसेस हैं वो हैं CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन, ठीक है, और CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये हैं कुछ ग्रीन हाउस की गैसेस जिनकी वजह से ग्रीन हाउस हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर
इंक्रीज हो रहा है। दूसरी हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, पिघलते चले जा रहे हैं। तो ग्लेशियर्स अगर पिघल रहे हैं तो जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्फ़ पूरी पिघलती चली जा रही है क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अर्थ के ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर और क्या होगा, देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे कि मैंने बताया सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, पूरा सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अर्थ के अंदर क्योंकि ऊपर से बर्फ पिघलती हुई आ रही है तो वो पानी बहता हुआ कहाँ आ रहा है, नीचे, तो सी लेवल में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो सी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर जो कि हम वहाँ डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, पूरा अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, एग्रीकल्चर पे क्या अफेक्ट हो रहा है, देखिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप खुद ने देखा होगा कि टेम्परेचर जो है, गर्मी जो है वो ज़्यादा होती चली जा रही है, बारिश जो है वो बहुत कम हो रही है। तो बारिश अगर कम होगी तो जो एवरेज एग्रीकल्चर होगा वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चांसेस ऑफ साइक्लोन्स एंड फ्लड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ों के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो गए। कभी भी समुद्र में लहरें उठ जाती हैं तो साइक्लोन आ सकता है, बाढ़ कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे अफेक्ट्स किसकी वजह से हो रहे हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द पोल्यूशन विच द ह्यूमन बींग्स आर कॉजिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फुल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये तो थे दो अफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो तीसरा अफेक्ट हम डिस्कस करते हैं, विच इज एसिड रेन, ठीक है। अब एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जैसे फैक्ट्रीज से निकलते हैं तो अर्थ में जाके एटमॉस्फेयर के नीचे जाके बिल्कुल लेयर में जमा हो जाते हैं। जैसे ही बारिश गिरती है तो बारिश के पानी के साथ, वाटर के साथ ये गैसेस रिएक्ट करके एक एसिड बना लेती हैं, ठीक है। और जब वो नीचे गिरता है तो दैट फॉर्म्स एन एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन में क्या होता है, ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स हैं सल्फर एंड नाइट्रोजन जो कि जमा हो जाते हैं वहाँ पे, और जैसे ही बारिश गिरती है तो सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन क्या, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये जो एसिड हैं ये बारिश के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। अब जैसे ही एसिड रेन होगी तो एसिड रेन क्या है, एसिड लेके आ रही है बारिश में, बारिश पूरा एसिडिक हो चुकी है, तो अब वो जब गिरेगी, ठीक है, तो
सॉइल को भी ख़राब करेगी, सॉइल की फर्टिलिटी को भी ख़राब करेगी। सपोज़ अगर कोई मॉन्यूमेंट्स हैं तो वहाँ पे अगर बारिश गिर रही है तो मॉन्यूमेंट भी ख़राब करेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्बल का बना हुआ है ताजमहल, वहाँ पर एसिड रेन हो रही है, तो एसिड रेन की वजह से जो मार्बल है वो ख़राब होता जा रहा है, उसका शाइनिंग जो है वो येलो जो होता चला जा रहा है, उसका शाइनिंग ख़त्म होता जा रहा है, तो कोरोजन हो रहा है। तो रॉक्स और जितने भी रॉक्स हैं यहाँ पे उन सब की ब्लीचिंग होती चली जा रही है, तो सब कुछ इन एसिड्स की वजह से ख़राब हो रहा है। तो ये सब था एसिड रेन के अंदर, ठीक है। तो एसिड रेन क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, जो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनती है, ठीक है। उसके बाद है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन लेयर क्या कर रही है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रख रही है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है अर्थ के अंदर उनको आने से स्टॉप कर रही हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर इतना इंक्रीज़ हो रहा है कि इस ओजोन लेयर में एक होल हो चुका है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज या हार्मफुल रेडिएशन जो हैं वो जब अर्थ के अंदर आ रही हैं तो वो यहीं रह रही हैं, तो ओजोन डिप्लीशन का हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ओजोन लेयर के अंदर ये सब आएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अफेक्ट क्या पड़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के। तो डिप्लीशन जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पर स्किन कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। कैंसर का होना इंक्रीज हो जाएगा, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम कर देगा, ठीक है। डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग को बिल्कुल डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा, इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कम कर देगा, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। अब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो फिर इनडायरेक्टली पूरा फूड चेन ही अफेक्ट होगा, ठीक है। और डैमेज टू द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। तो अगर उसी को ही अफेक्ट करेगा तो सोचिए इंसानों को भी कितना ज़्यादा नुकसान इससे पहुँचेगा, ठीक है। तो ये था पूरा अफेक्ट्स, सेकेंडरी अफेक्ट्स फॉर द एयर पोल्यूशन। अब देखते हैं कि हम बचा कैसे सकते हैं, एयर पोल्यूशन होने से रोक कैसे सकते हैं। ठीक है, मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो बेरियम कंपाउंड शुड बी मिक्स्ड विद द पेट्रोल टू रिड्यूस द स्मोक, ठीक है। बेरियम कंपाउंड्स आते हैं जिसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज़ करना चाहिए ताकि जो पेट्रोल से जो स्मोक बनती है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो बेरियम कंपाउंड शुड बी मिक्स्ड। ठीक है, पेट्रोल के साथ बेरियम कंपाउंड मिक्स करना चाहिए ताकि उसके अंदर से स्मोक का प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल कम हो जाए, टू रिड्यूस द स्मोक।
ठीक है, तो स्मोक बिल्कुल कम हो जाए तो इसीलिए बेरियम ऐड करना चाहिए। उसके बाद इट ऑल्सो essential to check the quality of the gases released from the factories. ठीक है, पूरी फैक्ट्रीज से जो जितनी भी गैसेस एमिट होती हैं उन सबको पहले पूरा चेक होना चाहिए, उनका पोल्यूशन चेक होना चाहिए कि इनके अंदर कुछ ऐसी हार्मफुल चीज़ें तो नहीं है ना जो कि नुकसान कर सके। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सारी एक ही जगह पर नहीं लगानी चाहिए, अलग अलग जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे होगी तो सारा उनका पोल्यूटेंट एक ही जगह पे इकट्ठा होगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एट वन प्लेस। ठीक है, एक ही जगह पर इंडस्ट्रीज़ को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है द स्मोक शुड बी रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर आफ्टर द फिल्ट्रेशन। तो स्मोक जो है उसको पूरा फिल्टर करके ही एटमॉस्फेयर में रिलीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर क्या होता है और हमने पढ़ा इसके अंदर कि एयर का पोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उसके क्या इफ़ेक्ट्स थे और हम कैसे एयर पोल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। Thank you.